हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या था, उसने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया। और उसके बाद हम लोग मौर्य युग को देखेंगे। पूरा मौर्य युग आज की क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे। मौर्य युग के संस्थापक, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसकी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर विभाग, न्यायिक व्यवस्था, यानी कि पूरा मौर्य युग और सिकंदर आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। और जो लोग आज की क्लास लेंगे तो मुझसे गारंटी के साथ लिखवा के ले लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना मिले, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर जो इसमें मौर्य युग में हम अशोक पढ़ेंगे तो उससे कोई ना कोई क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। चाहे आप जितना प्रयास करिए, इस क्लास से एक क्वेश्चन तो हर हाल में बनेगा ही। तो आइए हम देखते हैं अब आज सिकंदर के बारे में। अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर का जन्म 359 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके जो पिता थे फिलिप, इनके जन्म के 3 वर्ष बाद यानी कि 356 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया के, कहाँ के, बेबीलोनिया नहीं, मकदूनिया के, कहा कि मकदूनिया के शासक बने थे, यानी कि काफी लगी थे। क्योंकि तो ईसा पूर्व में आप देखेंगे जो टाइम पीरियड होता है वो पीछे की ओर जाता है। इसे 59 में जन्म हुआ और 56 में इनके पिता शासक बने। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप। और इनकी पत्नी का अगर नाम पूछा जाए तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था आपका रेक्सोना। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें बात की जाए कि सिकंदर की गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु प्लूटो। जो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, इन्हें ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो अगर बात करें सिकंदर की जन्म की, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म 359 ईसा पूर्व में। और जब सिकंदर का जन्म हुआ तब इनके पिता, इनके मतलब जन्म के 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि जो टाइम पीरियड रहा होगा उस हिसाब से 356 ईसा पूर्व, क्योंकि ईसा पूर्व में टाइम पीछे की ओर जाता है। तो ये इनके पिता मकदूनिया के शासक बने। कहाँ के शासक बने? मकदूनिया के। और मकदूनिया के शासक बने और क्वेश्चन आएगा इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम भी तो लिखना पड़ेगा। तो इनके पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर की मृत्यु मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हो गई, यानी कि ये ज्यादा समय संसार में नहीं जिया, लेकिन इसने सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में वो ख्याति अर्जित की जो अच्छे अच्छे लोग अर्जित नहीं कर पाते। उसका सिर्फ एक रीजन था, उसका दृढ़ संकल्प। उसने जो कहा उसने वो किया। उसने विश्व विजय का सपना देखा तो उसे पूरा करने के लिए उसने प्रयास भी किए। अगर आप कोई सपना देखते हैं, मैंने पहले भी कहा है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डेफिनेटली अचीव इट, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो प्रयत्नों को कभी हार के सामने, कठिनाइयों के सामने मत आने दीजिए। तो इनके पिता 356 ईस्वी में क्या हुए? मकदूनिया के शासक बने। इनकी एक पत्नी भी थी। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना कि इनकी धर्म पत्नी का क्या नाम था, तो उनका अगर नाम की मैं बात करूं तो इनकी जो पत्नी का नाम था वो हो जाएगा आपका रेक्सोना। और ये कौन थी? इनकी धर्म पत्नी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिना गुरु के जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। तो इनके भी एक गुरु थे जिनका नाम था अरस्तु, और जिसे हम जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो इसके पहले आपको समझना पड़ेगा प्लूटो के बारे में, क्योंकि प्लूटो किसके गुरु थे? प्लूटो जो गुरु थे वो गुरु थे अरस्तु के।
किसके? अरस्तु के। हर इंसान को जीवन में एक गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और अरस्तु किसका गुरु था? अरस्तु गुरु था सिकंदर का। तो आपको ये चीजें कंफर्म हो चुकी होंगी कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, और अरस्तु के गुरु आपके प्लूटो। अगर मैं अरस्तु की बात करूं तो अरस्तु को आपके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक माना जाता है। इन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो अरस्तु थे आपके, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने सिकंदर को भी वही शिक्षा दी। तो जब सिकंदर ने इसके बाद भारत विजय का अभियान शुरू किया, क्योंकि सिकंदर विश्व विजय करना चाहता, तो जब वहां की चीजें जीती तो इसने 326 में, ईसा 326 ईसा पूर्व में, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये सब ईसा पूर्व वाला, इसके बाद जो मौर्य युग भी आएगा उसमें भी जितने भी सन होंगे सब ईसा पूर्व के होंगे। तो अगर कहीं पर ईसा पूर्व मैं कहूँ भी ना तो आपको समझना ईसा पूर्व ही है, क्योंकि अभी टाइम जो मौर्य युग में, फिर इसके बाद मौर्योत्तर युग, ये सब जो टाइम है ये सब ईसा पूर्व वाला ही चल रहा है। तो सिकंदर ने जो भारत विजय का अभियान शुरू किया, तो भारत विजय का जो अभियान सिकंदर ने शुरू किया वो 326 ईस्वी में शुरू किया। कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ईस्वी नहीं होगा यहाँ पर कहीं भर, जहाँ पर मैं ईस्वी कहूँ उसका मतलब ईसा पूर्व ही है, क्योंकि जो ये वक्त था, ये समय था, ये ईसा पूर्व का चल रहा था। इसके दो सेनापति बड़े फेमस हुए। एक का तो आप नाम आगे सुनेंगे, सेनापति जो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि देखिए सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तब शासन किसका था? नंदों का था। लेकिन जो इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानकारी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को इसने अपनी बेटी भी दी थी, क्योंकि जब इस समय हार गया था तो 4 प्रांत संधि में इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य से ये हार गया था। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर एक और इसका सेनापति था जो जल सेनापति था, किसका? सॉरी, यहाँ पर मैंने कहीं सिकंदर नहीं लिखा, इसलिए आपको थोड़ा डाउट हो रहा है। तो भारत विजय का अभियान तो सिकंदर का सेनापति, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। किसका सेनापति था ये? सिकंदर का सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का एक जल सेनापति हुआ जिसका नाम हुआ निर्याकस। तो कई बार पूछा गया है, यहीं से एक क्वेश्चन एकदम उठा के फेंक दिया गया कि सिकंदर का जल सेनापति कौन? तो आपको अब डाउट नहीं होना, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस। और सिकंदर का जो उस तरह का जो सेनापति था, यानी कि थल सेनापति जो था, मुख्य सेनापति था, वो था सेल्यूकस निकेटर। और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ यहाँ पर वो सेल्यूकस निकेटर हुआ, क्योंकि अगर आप उसमें भारत को देखेंगे तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी, इस बात को आप समझिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 5 नदियां हो जाएंगी। तो यहीं पर जब आप आए थे तो पहले जो सबसे पहले थी वो झेलम नदी थी, और व्यास नदी जो तीसरी नंबर है, व्यास नदी, सॉरी कौन सी नदी? व्यास नदी से, व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था, तो सिकंदर वहीं से वापस चला गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो झेलम नदी है आपकी, ये वाली, ये जो झेलम नदी है, यहीं पर एक बड़ा ही फेमस युद्ध भी हुआ था, क्योंकि उस समय 5 नदियां थी मेन इस समय। तो जो झेलम नदी थी, यहाँ पर एक एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम का एक और नाम था वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेस्पीज का युद्ध। और हाइडेस्पीज कह दे, आपका झेलम कह दे, वितस्ता कह दे, ये सारे नाम क्या हैं? एक ही नाम है। चाहे हाइडेस्पीज हो, झेलम हो, वितस्ता हो, ये सब एक ही नाम है। और ये युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। और सिकंदर ने इस युद्ध में राजा पोरस को हरा दिया। और जब हारने के बाद राजा पोरस से सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो राजा पोरस ने कहा कि जो व्यवहार एक राजा दूसरे हारे हुए राजा के साथ करता है, मेरे साथ वह व्यवहार करना।
एटीट्यूड जीवन में बहुत मैटर करता है। आपका एटीट्यूड ही आपको ले जाएगा जहां ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। एटीट्यूड भी ऐसा नहीं कि निगेटिव एटीट्यूड आप बिल्ड कर, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड जो होगा वो आपको नीचे ले जाएगा और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ऊपर आकाश की ओर लेके जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करें। और इसमें राजा पोरस की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और सिकंदर इसे जीत जाता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन उठा के एग्जाम में मिलेगा कि हाइट स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ, सिकंदर ने किस युद्ध में पोरस को हराया। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जानी चाहिए, कंफर्म हो जानी चाहिए। और इसके बाद सिकंदर की सेना जब झेलम के बाद यहाँ पर व्यास नदी में आई, तो व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था, पार करने से मना कर दिया। और यहीं से सिकंदर भारत से वापस चला जाता है। और ये समय किसका था, इस समय मगध जो उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो सिकंदर के जो समय ये समय चल रहा था, ये नंदों का समय चल रहा था। यानी कि इस समय अगर पूछा जाए कि सिकंदर जब भारत आया था तो उस समय भारत में किस वंश का शासन था, तो उस समय भारत में नंद वंश का शासन था। और नंद वंश का आखिरी शासक उस समय कौन था, घनानंद, क्योंकि इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो उस समय से जब सिकंदर भारत आया तो उस समय किसका शासन था, तो उस समय नंदों का शासन था। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी और मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में कोई भी डाउट रह जाना चाहिए। और यहीं पर हम लोग सिकंदर को खत्म करते हैं, यानी कि सिकंदर के अध्याय को विराम देते हैं। अगर इसमें बात करूं सिकंदर की मृत्यु की, तो 323 ईस्वी में बेबीलोन में, ईस्वी सॉरी निकल गया, ईसा पूर्व, मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ कहीं पर भी ईस्वी नहीं होगा। यहाँ पर जब भी ईस्वी अगर गलती से मेरे मुंह से निकलता है उसका अर्थ ईसा पूर्व ही है। इसके बाद जब हम लोग मौर्य युग पढ़ेंगे तो उसमें भी जो सन होंगे वो सब ईसा पूर्व में ही होंगे। तो 323 ईसा पूर्व में, और अगर स्थान पूछ लिया जाए तो बेबीलोन में। और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस समय जो इसकी उम्र होती है वो सिर्फ 33 वर्ष होती है। आप समझिए कितनी छोटी उम्र में इसने सिकंदर महान का दर्जा प्राप्त किया, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में। ये होता है जज्बा, जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत होते हैं। अब सिकंदर के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य। और मौर्य युग, मौर्य युग में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुआ और इसका जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो अशोक महान, जिसके शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका अशोक ही होगा। अगर इस मौर्य युग के स्थापना की बात की जाए तो जब सिकंदर भारत आया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जो आपके चाणक्य थे जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो घनानंद के दरबार में गए, क्योंकि उस समय मगध ही सबसे शक्तिशाली राजा वो क्या था, महाजनपद था। और उस समय मगध में शासन किसका था, नंदों का था। और नंदों का अंतिम शासक घनानंद उस समय शासन कर रहा था। तो जिसने इन्हें अपमानित किया, तो इन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं नंद वंश को जड़ से नहीं उखाड़ दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो जब वो जा रहे थे तो उन्हें एक बच्चा मिला जो राजा का खेल खेल रहा था, जो न्याय कर रहा था पत्थर पर बैठकर। तो उन्होंने उस बच्चे को लिया और उसे शिक्षा दीक्षा दे कि नंद वंश का पतन किया, और उसी बच्चे का नाम आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। और इसी के दरबार में आपके जो चाणक्य थे वो प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जब मैं बिंदुसार की बात करूंगा तो बिंदुसार के उसमें क्या हुआ, चाणक्य को उसने हटा दिया, क्योंकि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था तो उनकी माता ने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन कर लिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। वो गर्भ में थी, बिंदुसार उनकी गर्भ में था, तो उनके पेट को चीर करके बिंदुसार का जन्म हुआ था, जो किसके कारण हुआ था, आपके चाणक्य के कारण। इस वजह से बिंदुसार चाणक्य को अपनी माँ का हत्यारा भी समझता था, लेकिन बाद में जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने बुलाना चाहा वापस। लेकिन चाणक्य की एक बहुत ही अच्छी बुक थी राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसे आज हम लोग पढ़ते भी हैं। तो उसमें उसने एक बात भी कही थी कि जहां एक बार आप अपमानित होकर निकल जाए वहां वापस मत जाए। तो
उसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए वापस नहीं आए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं मौर्य युग के। और अगर मौर्य युग के संस्थापक की बात करूं तो आपके हो जाएंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कश्मीर के एक राजा थे जिनने इनकी मदद की थी नंद वंश को समाप्त करने में। तो इस बात को आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? हम लोग बात कर रहे थे आपके मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने, हाँ, संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसकी संस्थापना 345 ईसा पूर्व में। कब? 345 ईसा पूर्व में इस राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। यानी कि गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। जन्म जब हुआ 345 ईसा पूर्व में, तो चाणक्य की देख रेख में इसने नंदों का समापन किया, यानी कि घनानंद का वध किया। जब वध होगा तभी एक नया घनानंद की हत्या करके इसने एक नया युग बनाया, जिसे मौर्य युग की बात करें। अगर इसे चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा, एक क्वेश्चन आ जाता है। तो विलियम जोन्स नाम के एक विद्वान थे। कौन? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। किसने? विलियम जोन्स ने। और अगर आपने पहचाना किसके रूप में? इसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। और अगर आपने विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस पढ़ा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो किसकी रचना है मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस रचना है विशाख दत्त की, जिसमें इसे व्रसल कहा गया है। व्रसल का अर्थ होता है निम्न कुल में जन्म, यानी निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला आप कह सकते हैं, या फिर जन्म भी कह सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे। एक और विद्वान हुए जिनका नाम था जस्टिन, जिसने इन्हें सैंड्रो कोर्स के रूप में पहचाना, यानी इनको नाम दिया सैंड्रो कोर्स। क्या नाम था उनका? जस्टिन। तो उन विद्वान का क्या नाम था? जस्टिन। जस्टिन ने इनको सैंड्रो कोर्स के रूप में पहचाना। तो अब अगर मैं आगे बात करूं इसके बाद की, कि चंद्रगुप्त मौर्य आपने समझा जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। इनको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने पहचाना, और जस्टिन ने इन्हें सैंड्रो कोर्स के रूप में पहचाना। और एक के लिए एक शब्द का और यूज हुआ जिसका नाम है व्रसल। क्या नाम है? व्रसल। और व्रसल किसने कहा? व्रसल शब्द कहाँ मिलता है हमें? मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस आपकी रचना है विशाख दत्त। और इसमें इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि व्रसल का अर्थ क्या था। तो अगर मैं बात करूं व्रसल के अर्थ की, तो जो व्रसल का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्न कुल में उत्पन्न, यानी कि छोटे कुल में उत्पन्न। क्योंकि ये एक समान बालक ही था, लेकिन इसमें प्रतिभाएं अद्वितीय थी, इसीलिए वो आगे चल के भारत का सम्राट बना। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। इनके ही दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे प्रधानमंत्री? चाणक्य। और चाणक्य के ही कई नाम हुए, जैसा कि पूछ ले कौटिल्य, तो चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं लिख जाए विष्णुगुप्त कृत, इनकी बुक क्या नाम था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो अर्थ से कहीं से भी नहीं, अर्थ का मतलब धर्म से कहीं, ये एक राजनीति से संबंधित बुक थी। किससे संबंधित थी? राजनीति से। संबंध यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि जब आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कई बार आप लोग कहते हैं कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, हम लोग डाउट में आ जाते हैं, तो आपको डाउट ना हो। तो इनकी जो बुक का नाम था, वो क्या नाम था बुक का? बुक का नाम था अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे था? राजनीति था। अगर मैं बात करूं, अगर आपने अर्थ की बात की है, तो अर्थशास्त्र जैसे हो गया, तो किसे कहा जाता? मान लीजिए आपने 1776 में एक बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की।
किनकी? एडम स्मिथ की, जिन्हें मॉडर्न इकोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। किसको मॉडर्न इकोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। बुक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन। सन कौन सा था? 1776। तो अगर अर्थ की बात की जाए तो 1776 में एक बुक आई जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जो पहली बुक भी कहलाई अर्थशास्त्र से रिलेटेड, यानी कि अर्थ से रिलेटेड। अर्थशास्त्र समझ रहे हैं ना, जिसमें इकोनॉमिक्स को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो 1776 में एक बुक आई जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। अगर इसके राइटर की बात की जाए, यानी कि इसको लिखा किसने, तो इसको लिखने वाले का नाम क्या था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी की ये रचना थी और 1776 में आई। और एडम स्मिथ को एक और नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? क्या कहा जाता है? मॉडर्न वेल्थ जो थी, क्या कहते हैं, सॉरी, मॉडर्न इकोनॉमी जो थी उसका जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मॉडर्न इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर समय कभी ना कभी क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा जरूर कि मॉडर्न इकोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमी का जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके एडम स्मिथ को। इसने किस सन में क्या कहा था? बुक की रचना की थी 1776 में। बुक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आइए हम लोग फिर से चंद्रगुप्त मौर्य की ओर मूव करते हैं। अब अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में, कब? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, यानी कि इनने राज्य प्राप्त किया, यानी कि गद्दी, राज्य गद्दी इन्हें पर बैठे। तो उस सन का क्या नाम था? 322 ईस्वी। और इन्हीं के दरबार में कौन प्रधानमंत्री थे? मैंने जो आपको बताया था, कौन थे? चाणक्य इनके दरबार में वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय भारत कैसा था? ऐसा था। और इन्हीं के समय में जब यहाँ से आया तो ये व्यास नदी जो थी, व्यास से ये लौट गया था। कौन लौट गया था? सिकंदर लौट गया था। लेकिन इसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था सेनापति का? वो यहाँ से वापस आए। और उस समय भारत में किसका शासन था? उस समय भारत में शासन था मौर्यों का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उस समय जब सेल्यूकस निकेटर भारत आया और सेल्यूकस निकेटर ने भारत में हमला किया, तो जब शासन इसका था तो इसने इसको हरा दिया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। तो किससे हारा है? चंद्रगुप्त से। और जब हार गया तो इसने अपनी पुत्री का ब्याह, जिसका नाम कार्नेलिया था, किससे कर दिया? चंद्रगुप्त से किया। और संधि के अनुसार 4 राज्य भी से इसको देने पड़े। कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भी उपहार स्वरूप दिए थे। तो इस चीज को आप ध्यान। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेनापति था। किसका सेनापति था? ये सेनापति था आपके सिकंदर का, सिकंदर महान का। अगर मैं इसी में आगे देखूं, अगर आपको बताऊं, तो ये सेल्यूकस निकेटर था, इसके यहाँ से एक दार्शनिक या एक राजदूत आया। कौन आया? राजदूत, जिसका नाम था मेगस्थनीज। और इसने एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिया के नाम पर, जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। और मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर महान का सेनापति था। तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। इंडिका में ही ये बताया गया है कि जब राजा निकलता था राज्य में, तो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। सोने की पालकी में बैठकर राजा निकलता था। उसमें उसके जो अंगरक्षक रहते थे वो हाथी घोड़ों में, चांदी से जो सोने सजाए गए हाथी घोड़ों में उसके अंगरक्षक निकलते थे। और जो उसके आसपास रहते थे महिलाएं अंगरक्षक रहती थी, जो कि ध्यान रखती थी। और कुछ सैनिक पेड़ों को लेकर चलते थे, जिसमें कबूतर और अन्य पक्षी जो थे वो क्या कहते हैं, चक्कर लगाते रहते थे ताकि कुछ घटना हो। वो एक शिक्षित ट्रेंड पक्षी हुआ करते थे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इसमें बात करें, उसी में ये भी बताया गया था कि ये कितना समृद्ध था।
तो समृद्ध रहा होगा तभी ये सारी सुविधाएं भी थी। अगर यहीं पर बात की जाए तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य की मैं मृत्यु की बात करूं तो इसकी जो मृत्यु हुई वो हुई आपके 298 ईसा पूर्व में। और इसकी मृत्यु क्या हुई, इसने राज्य त्याग करके ये चला गया, क्योंकि इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा मतलब दीक्षा इसको किसने से ली थी, पूछा जा सकता है। इसे बौद्ध धर्म में शामिल किसने कराया, तो एक बौद्ध भिक्षु थे भद्रबाहु। आपने नाम जरूर सुना होगा भद्रबाहु का, कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ सुना है। तो भद्रबाहु ने इन्हें शिक्षित किया, किसमें, बौद्ध धर्म में। किसको, चंद्रगुप्त को। और यहीं पर इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण 298 ईस्वी पूर्व। अब आपके मन में आएगा कि संलेखना विधि क्या है, पूछा जा सकता है ना कि संलेखना विधि क्या। तो संलेखना विधि में व्यक्ति अपने प्राण भूख प्यास से त्याग देता है, यानी कि खाना पीना छोड़ देता है, व्रत के द्वारा अपने प्राण त्यागता है। ये बौद्ध भिक्षुकों को मालूम होगा अगर आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए। त्यागे कहाँ थे, उस जगह का नाम क्या था, तो उस स्थान का अगर नाम बात करें तो श्रवण बेलगोला। और अगर आपको ध्यान हो कि श्रवण बेलगोला में एक बहुत ही बड़ी जैन मूर्ति भी है, क्या नाम है उसका जरूर बताइएगा, श्रवण बेलगोला, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि एक भारत का राज्य कर्नाटका, जिसकी राजधानी है क्या है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर राजधानी है। तो बेंगलोर में क्या हुआ, बेंगलोर में कर्नाटका में जो श्रवण बेलगोला है वहां पर इसने अपने प्राण त्याग दिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनेगा तो इसका एक पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका एक जो पुत्र था बिंदुसार, वो 298 ईस्वी में, कब, 298 ईसा पूर्व में क्या शासन बना, 298 ईसा पूर्व में। कौन बना, बिंदुसार। और बिंदुसार को एक बौद्ध कवि था जिसका नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने इसे 16 राज्यों का विजेता भी बताया हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बिंदुसार को अगर बात की जाए तो वायु पुराण में वारीसार कहा गया है, और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। तो वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है, वारीसार कहा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वारीसार इसे कहाँ कहा गया है, वायु पुराण में कहा गया है। वायु पुराण में किसका उल्लेख मिलता, मैंने आपको अगर बताया था, तो वायु क्या है, गुप्त है। तो इसमें किसकी जानकारी मिलेगी, गुप्त वंश की जानकारी मिलेगी। इस चीज को ध्यान रखिए, वारीसार कहा गया। और जो आपका नेक्स्ट था, इसे क्या कहते हैं, जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया, सिंहसेन कहा गया। सिंहसेन इसे किसमें कहा गया, आपके जैन ग्रंथों में। इसका एक उपनाम भी था, किसका, बिंदुसार का एक उपनाम था अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। इसका क्या उपनाम था, एक अमित्र घात। तो कई बार पूछा गया कि बिंदुसार का उपनाम क्या है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट करना है अमित्र घात पे। और अगर पूछ लिया जाए इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर बात करें अमित्र घात का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शत्रु विनाशक। इसी के समय में, किसके समय में, बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में, जहां पर जिन्हें दबाने के लिए इसने सुसीम और अपने पुत्र अशोक, दोनों ही इसके पुत्र थे। कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके उसमें बैठा था, किसमें बैठा था, गद्दी में बैठा था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका बिंदुसार था, कौन था, बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासन के समय में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए इसने किसे, अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा। किसे और किसे, सुसीम और अशोक। पहले उसने सुसीम को भेजा था और फिर बाद में
अशोक को भेजा था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जब अशोक गद्दी पर बैठा था तो कई बार पूछा गया कहाँ का राजा था, तो अशोक उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक विद्वान थे जिन्होंने इसे 16 राज्यों का विजेता बनाया था, उनका नाम था तारानाथ, बौद्ध विद्वान थे। उनके 2 ग्रंथ भी बड़े फेमस है, तयंगुर एंड अयंगुर। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो क्या नाम है, तयंगुर और कयंगुर। तो क्या नाम है उन बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध विद्वान का, तारानाथ। ये मेनली नेपाल के रहने वाले थे और इनके 2 महाकाव्य, एक तो कयंगुर एक और एक तयंगुर, और इसी ने इन्हें कितने राज्यों का, 16 राज्यों का विजेता बताया था। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब किसे बताया था, बिंदुसार को बताया था। बिंदुसार कब गद्दी पर बैठा, 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखेंगे इस वंश की सबसे जो खास बात मुझे लगती है प्रॉपर, इसमें देखिए बाप किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म, और जो बेटा हुआ वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक माना जाता है वो मखली पुत्र गोसाल को माना जाता है। तो ये किस धर्म का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्योंकि ये क्वेश्चन इससे बहुत पूछा है क्योंकि इसमें जितने शासक हुए उन सब ने अलग अलग धर्मों को अपनाया। तो ये जो आजीवक संप्रदाय किसका था, बिंदुसार का था, मतलब बिंदुसार इसका अनुयायी था। मैं यहाँ पर अनुयायी लिख देता हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक भी तो रहा होगा, हर धर्म का एक संस्थापक होता है। तो मखली पुत्र गोसाल, कौन, मखली पुत्र गोसाल इस धर्म का क्या था, संस्थापक था, और आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानता था। यही चीजें आपको बिंदुसार के बारे में पढ़ने भी थी। अगर अब बिंदुसार के बाद बात की जाए तो बिंदुसार का एक पुत्र था अशोक, जो अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये 269 ईसा पूर्व में, यानी कि 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ये जब मगध की गद्दी पर बैठा तो ये अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार की कई पत्नियां थी, तो उनमें एक पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी की ही संतान थी अशोक। इसकी एक पत्नी भी थी, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं अशोक के बारे में। क्यों, अगर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ वो हुआ अशोक महान। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब ये किस सन में गद्दी पर बैठा, तो 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा, यानी कि 269 बीसी में ये गद्दी पर बैठा। और इसकी माता का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि बिंदुसार की कई पत्नियां थीं। तो आपको ये मत सोचिएगा आप भी कि आपकी भी कई पत्नियां हो, नहीं तो फिर आपकी पति भी कह सकती है कि मेरी भी कई पति। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जो माता का नाम था, क्या नाम था, सुभद्रांगी। और अगर इनकी पत्नी की बात की तो इनकी जो पत्नी का नाम था वो नाम था कारुवाकी, यानी कि इनकी प्रिय पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, कारुवाकी हो जाएगा। और इनकी 2 संतानें महेंद्र और संघमित्रा, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका गई थी। तो अगर इनके पुत्र एंड पुत्रियों की बात की जाए, कई बार पूछा गया है कि इनके कौन सा पुत्र पुत्री क्या था, तो महेंद्र एंड संघमित्रा। कहाँ गए थे ये लोग, पूछा जा सकता है ना कि कहाँ गए थे। तो संघमित्रा कहाँ गए थे, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किस धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे। तो आपको ये चीजें कंप्लीट हो गई होंगी कि अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को किस धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने। क्योंकि आपको इसके 13वें शिलालेख में एक जानकारी मिलेगी कि इसने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष इसने क्या किया था, यानी कि जैसे 269 में इसका राज्यारोहण हुआ, आपको लिखवाया ना यहाँ पर। तो 261 में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर राजा खारवेल का उस समय शासन था, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिसे देखकर इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
बौद्ध धर्म में अगर अगर बात की जाए उस समय शिलालेखों की जो प्रचलन था वो सबसे पहले अशोक ने ही शुरू करवाया था। इस चीज को भी ध्यान रखें। इसने 84,000 स्तूपों को भी बनवाया है बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म में उनके मृत्यु का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के स्तूप, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर अशोक की बात की जाए तो इसने ही सबसे पहले शिलालेखों का अभिलेख, अगर इसमें बात करें तो इसका नाम कहाँ कहाँ मिलता है, तो अगर इसका 2 जगह है इसके साक्ष्य मिलते हैं अशोक के। एक तो अगर बात करें अभिलेख और दूसरे बात करें आपको पुराण। पुराण कितने बताए थे मैंने आपको? 18 पुराण मैंने आपको बताए थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो 2 अभिलेख थे, मास्की और गुर्जरा। 4 थे लेकिन जो मेन थे मास्की एंड गुर्जरा। कौन कौन से? मास्की एंड गुर्जरा अभिलेख। गुर्जर, तो गुर्जरा अभिलेख। यहाँ पर इसका क्या नाम मिलता है? अशोक मिलता है। अशोक के एक और नाम से भी जाना जाता है देवनामप्री। इसके कई अभिलेखों में इसे देवनामप्री के नाम से भी जाना गया, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और पुराणों में इसे अशोक वर्धन एंड देवनामप्री के नाम से जाना जाता है। तो पुराणों में इसे किस नाम से जाना जाता है? देवनामप्री और अशोक वर्धन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अशोक बहुत ही प्रतापी राजा था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसने 261 ईसा पूर्व में, यानी कि आप देखेंगे अपने सिंहासन में बैठने के 8वें वर्ष, कौन सा वर्ष? 8वें वर्ष। 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? कलिंग पर। और कलिंग उस समय मगध के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली जगह थी, राज्य था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जब वो भी शक्तिशाली, जब 2 शक्तिशाली चीजें टकराएंगी तो विनाश ज्यादा होगा। तो विनाश क्या हुआ? 1.5 लाख सैनिक मारे गए और घायल हुए, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। और इस घटना की जानकारी हमें अशोक 13वें शिलालेख से मिलती है। इसे ही हम लोग कलिंग विजय या फिर अशोक का हृदय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो कलिंग का उस समय शासक कौन था? खारवेल। इसने पहले कहा भी था कि वो इनके सामने आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन आप जानते हैं शक्तिशाली चीजें झुकती नहीं है, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इस मोटो से एक खारवेल टकरा गए भैया। अब टकरा गए तो अशोक भी शक्तिशाली नहीं, कम नहीं था, तो 1.5 लाख लोगों की हत्या हुई। आप देखेंगे जब युद्ध होगा तो शक्तिशाली लोगों को कुछ नहीं होगा, जो सेना होगी, जो जनता होगी, उन्हीं का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तो कभी भी किसी और के बहकावे में ना पड़े। अगर इसकी बात की जाए अभिलेखों की, तो इसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। क्योंकि ये इसके अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अभिलेखों से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसके अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका शिलालेख। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर लिखा जाता था। इसके बाद जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा स्तंभ। स्तंभ आप समझते ही होंगे हैं। और स्तंभ के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुहालेख। तो गुहालेखों के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी गिनती भी नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर शिलालेखों की बात की जाए तो शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और स्तंभ लेखों की संख्या 14 में 2 का भाग दे दीजिए तो 7, या फिर स्तंभ लेखों में 2 का गुणा कर दीजिए तो आपके शिलालेख हो जाएंगे। तो यानी कि शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेखों की संख्या 7 हो जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अभिलेखों की अगर खोज की बात की जाए तो 1750 में एक पाटेंद्री पैंथेलर नाम के विद्वान हुए, मतलब एक खोज कर रहा था। आप समझते हैं ना जो भूवैज्ञानिक होते हैं, तो कितने सन कितने में? 1750 में। तो इनने क्या खोज की? 1750 में क्या नाम था? पाटेंद्री पैंथेलर। इनने अशोक के शिलालेखों की खोज की। किसकी खोज की इसने? पूछा जा सकता है ना कि पाटेंद्री पैंथेलर ने किसके खोज की? तो अशोक के शिलालेखों की खोज की। अशोक के शिलालेख में 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। शिलालेखों की संख्या 14, स्तंभ लेखों की संख्या 7। और अगर पढ़ने की बात की जाए तो पढ़ा भी तो किसी न किसी ने होगा ना। तो एक समय था 1837। कब? 1837। और उन विद्वान का नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप, जिसने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो कब? 1837 में। और उनका नाम क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जी ने इसके अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबा जो शिलालेख है इसका वो 7वां शिलालेख है, और सबसे छोटा शिलालेख है वो रुम्मिनदेई का शिलालेख है। तो इस चीज को ध्यान दें कि सबसे बड़ा अभिलेख 7वां। पूछा जा सकता है ना कि सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है इसका, सबसे बड़ा अभिलेख। और सबसे छोटा, क्योंकि छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट तो छोटा भी इंपॉर्टेंट है भैया। तो अगर छोटे की बात की जाए तो रुम्मिनदेई का जो अभिलेख है ये सबसे छोटा अभिलेख है, रुम्मिनदेई अभिलेख। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अशोक के शासन के समय में इसकी जो मैक्सिमम जानकारी मिलती है हमें इसके स्तंभ वो अभिलेखों से मिली। अभिलेख में इसके में 4 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। इस चीज का आप ध्यान, इसे पशुओं से बहुत प्यार था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अभिलेखों में कितने कितने की चर्चा भी ये करेंगे? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, यानी कि 4 अभिलेखों की जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले में पशु बलि की निंदा की गई, दूसरे में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में बताया गया है, और अगर तीसरे में बात की जाए तो भीरी घोष, चौथे में भेरी घोष की जगह इसने धम्म घोष को अपना लिया था, और 13वें में कलिंग युद्ध जो था उसका बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला अभिलेख था इसमें क्या था? पशु बलि की निंदा की गई थी, क्योंकि इस समय पशु बलि का बहुत प्रचलन था। इस समय बलि दी जाती है, लेकिन इस समय हम लोग किसकी बलि देते हैं? नारियल की बलि देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले अभिलेख में किसकी निंदा की गई? पशु बलि की निंदा की गई। दूसरों में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में। यहीं से पता चलता है कि इसे पशुओं से बड़ा प्यार था, और इंसान वही है जिसे पशुओं से प्रेम, पशुओं की चिकित्सा से संबंधित जानकारी। जो चौथा था तो उसमें भेरी घोष की जगह है धम्म घोष। अब आपके मन में आए गए भेरी घोष क्या है? तो जब युद्ध होता था तो भेरी बजाई जाती थी, तो उसने भेरी जो घोष की जगह क्या अपनाया? उसने कहा धम्म घोष अपनाए, मतलब अब युद्ध नहीं होगा। तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा इसमें इसके चौथे अभिलेख से हमें मिलती है। और जो इसका 13वां अभिलेख था उसमें क्या मिलता? कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कलिंग विजय कह लीजिए, चाहे आप अशोक का हृदय परिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यानी कलिंग विजय में जब 1.5 लाख लोगों की हत्या हुई या फिर वो मारे गए, मतलब 1.5 लाख लोगों को जब नुकसान पहुंचा, तो इसने क्या किया? उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंसा को त्याग दिया। और अगर बात करेंगे कि इसने बौद्ध धर्म में क्या 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया इसने ही सबसे पहले शिलालेखों का भी प्रचलन इसके, और शिलालेख इसके 4 भाषा में हमें मिलते हैं। इस चीज को आप ध्यान, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मी तो आपकी भारत में ही थी, खरोष्टी आपकी जो भारत की संतान यानी कि नल्ला पाकिस्तान, जिसे आतंकवादी प्रोड्यूस करने के लिए जो कभी और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, तो खरोष्टी वहाँ की लिपि थी। और जो लास्ट की 2 थी ग्रीक और अरमाइक, वो आपकी वो कहाँ की लिपि थी? अफगानिस्तान की। तो अब बात करेंगे लिपि की, इसके शिलालेखों की लिपि क्या थी। जैसे इस समय हमारी लिपि क्या है? देवनागरी, तो वो क्या है? लिपि है। तो शिलालेखों की जो लिपि होगी तो इसकी 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ब्राह्मी तो हमारे महान देश भारत की थी। जो आपकी खरोष्टी थी वो मैंने आपको बताया, ये क्या इसने पहले, क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था ना, तब की चीजें, नहीं तो अब तो कुछ प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा।
और पेन गिरने के लिए मान नहीं रहा। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आपका हो जाएगा ग्रीक, और जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अरमाइक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। कौन कौन से हो गई? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। क्योंकि लिपियां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता था अशोक के शिलालेख किस लिपियों में थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। जो भारत में मिले उनमें कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी। किस देश की लिपि थी ये? भारत में जो मिले, मतलब भारत में जो मिले उनमें ब्राह्मी। खरोष्ठी आपके नापाक में, कहाँ? नापाक में। और ग्रीक और जो अरमाइक थी वो आपको कहाँ मिली? अफगानिस्तान में मिली। तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी, यानी कि आप इन सारी चीजों के बारे में समझ। अब इस बात की जाए तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है, किसने किया था? तो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाया। किसने बौद्ध धर्म किसको अपनाया? अशोक को। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाया। इसी के बाद इसने इस 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, ढेर सारी चीजें बनवाई। अब अगर बात की जाए आपके अशोक के बाद की, कि अशोक के बाद अब कौन आया, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वृहद्रथ था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होगा आपका वो कौन होगा? वृहद्रथ होगा। और वृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? पुष्यमित्र शुंग। और यहीं पर एक नए वंश की स्थापना होती है। उस वंश का नाम क्या है? शुंग वंश कहिए चाहे ब्राह्मण वंश करिए। जब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास लूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास किससे संबंधित होने वाली है? आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो संबंधित होगी मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल क्या है? आपके लूसेंट में भी नहीं मिले। जो ब्राह्मण वंश हुआ उसी समय जो कुछ शक यूनानी पहले आए, शक यूनानी पहले आए थे ना, इंडो ग्रीक, ये सब, तो वो जो सारी चीजें थी वो आपको मौर्योत्तर काल में ही आती हैं। यानी कि मौर्यों और गुप्तों के बीच का जो समय होगा वो मौर्योत्तर काल कहलाएगा। तो यहीं पर बृहद्रथ अंतिम शासक कौन होगा अगर पूछा जाए मौर्य युग का, क्योंकि पूछा जा सकता है कि मौर्य युग का अंतिम शासक कौन होगा, तो मौर्य युग का अंतिम शासक आप आसानी से बता पाएंगे कि बृहद्रथ होगा। इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और इसने कौन सा वंश की स्थापना की? तो इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था ब्राह्मण वंश या फिर शुंग वंश। अब हम लोग आगे बात करेंगे मौर्य काल की प्रशासनिक इकाई के बारे में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मौर्य युग में आज आपको समाप्त करवा दूंगा, पूरी सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुंदर किसका है? कि मौर्य काल की। तो आइए हम लोग शुरू करें। इसमें जो सबसे टॉप का अधिकारी होता था वो होता था राजा। और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे हम लोग उस मंत्रियों क्या कहते थे? तीर्थ के नाम से जानते थे। उसमें सदस्यों की संख्या 18 होती थी। तो राजा को सलाह देने के लिए, क्या देने के लिए? सलाह देने के लिए। जैसे अभी मंत्री परिषद होती है तो उस समय एक मंत्री परिषद होती थी जिसे क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। उसमें संख्या कितनी होती थी? 18 संख्या होती थी। अगर इसमें बात करें तो जो उस समय का समय था तो 5 भागों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्रासी, और आपका हो गया अवंती हो गया, और एक हो गया आपका कलिंग। तो क्योंकि कलिंग जीत लिया था ना अशोक ने, तो आपको समझ में ही आ गया तो कौन कौन हो गया? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्रासी, कलिंग, अवंती। तो कौन कौन सा हो गया आपका? उत्तरापथ, दक्षिणापथ यहाँ हो गया आपका, प्रासी हो गया आपका, अवंती और कलिंग हो गए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन हो गए? अवंती और कलिंग। तो ये सारी चीजें आपको समझ। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, मैंने आपको बताया था, जय माहिष्मती। और कलिंग की राजधानी तोसली। क्या हो जाएगी? तोसली हो जाएगी। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं उत्तरापथ और दक्षिणापथ की, तो अगर मैं उत्तरापथ की बात करूंगा तो तक्षशिला हो जाएगा, और दक्षिणापथ की बात करूं तो स्वर्णगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णगिरी हो जाएगा। जोड़ता हुआ रहा भैया, लग जा, क्या दिक्कत हो कह नहीं रहे हो तुम एक बार।
और तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, जो बहुत ही बढ़िया विश्वविद्यालय था। तो आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। तो आप समझ गए ना कि 5 कौन कौन से थे। उत्तरापात की राजधानी तक्षशिला, प्राची की राजधानी पूर्वी प्रांत, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, ये राजधानियां हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए, राजधानी यानी कि कैपिटल है ये। कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी उज्जैन, यानी कि उस समय जो भारत था वो 5 भागों में डिवाइड था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राची। तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करेंगे तो प्रशासन कितने भागों में बांटा था। प्रशासन भी बांटा होगा ना, जैसे प्रांतीय प्रशासन हो गया आपका, विषय हो गया, ग्राम हो गया, फिर टॉप में राजा बैठता था। तो अब हम लोग प्रशासनिक इकाइयों में बात करेंगे कितने बार। तो सबसे पहले जो आता था वो आता था प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जैसे राज्य हो गए ना, तो प्रांतीय प्रशासन होगा सबसे पहले, और प्रांतीय प्रशासन के जस्ट बाद विषय होगा। और विषय किसे कहते थे उस समय, जिले को विषय कहा जाता था। और विषय के जो जस्ट नीचे हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे ग्राम हो जाएंगे। तो 3 में आपको हो गया। अगर मैं प्रांतीय प्रशासन की बात करूं तो प्रांतीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो कुमार, राष्ट्रिक या फिर आर्यपुत्र कहलाता था। यानी जो इस समय यहाँ का मुखिया था क्या कहलाता था, कुमार, राष्ट्रिक या फिर आर्यपुत्र। कुमार हो गया आपका, राष्ट्रिक हो गया और आर्यपुत्र हो गया। ये 3 चीजें आप कंप्लीटली समझने होंगे। और जो विषय का मुखिया होता था वो विषयपति कहलाता था। यानी कि डीएम जो आजकल होते हैं वो उस समय विषयपति कहलाते थे। और जो ग्राम होते हैं, क्योंकि जिले का मुखिया डीएम ही होता है, इस बात को ध्यान। और ग्राम का मुखिया आपका क्या हो जाएगा, ग्रामिक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। अब जैसे आप उस समय के कुछ अधिकारियों, जैसे हर युग में अधिकारियों का अलग अलग नाम होता था। तो अगर समाहर्ता की बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर को उस समय क्या कहते थे, समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता जो हो गया आपका क्या हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया। सीताध्यक्ष कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे हम लोग उस युग में, सीता कहते थे। तो सीताध्यक्ष किसका अध्यक्ष हो गया, कृषि का अध्यक्ष हो गया। तो यानी आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी, समाहर्ता, सन्निधाता, कौन कौन सा अधिकारी, एक अधिकारी पहला कौन सा हो गया, समाहर्ता हो गया। और समाहर्ता कहे का था, कोषाध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया ना। आप इस चीज को समझ लीजिए। और अगर एक बात करें सीताध्यक्ष की, तो सीता किसे कहते, कृषि योग्य भूमि को क्या कहते, सीता कहते थे। किस योग्य भूमि को, कृषि योग्य भूमि को। कृषि युग भूमि क्या कहा जाता है, सीता कहा था। सीता अध्यक्ष किससे संबंधित हो गया आपका, कृषि से संबंधित हो गया। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। अगर मैंने आपको बताया था प्लिनी, याद है आपको, नेचुरल हिस्ट्री की जिन्होंने लिखी थी, प्लिनी, उन्हीं के अनुसार मौर्य वंश में अब हम लोग सेना पढ़ेंगे। कितनी सेना थी, पैदल कितने थे, सैन्य व्यवस्था, और किसके अनुसार, प्लिनी के अनुसार। अगर आपने मेरी पहली की क्लासेस नहीं ली है ना, तो आपको नीचे प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वो जाके ले लीजिएगा। तो आपको सारी चीज़ें एकदम से लिंक हो जाएंगी। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो चीज़ें एक को रिलेट करके चल रही है। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर मिस कर देते हैं तो आपको हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि चीज़ें को रिलेट करके चलती हैं। सैन्य व्यवस्था में अगर बात की जाए तो 3 भागों में इसे बांटा गया, पैदल, घुड़सवार और हाथी। कौन कौन से आपके 3 भाग हो गए, पैदल, घुड़सवार और हाथी। और किसके अनुसार, प्लिनी के अनुसार, मतलब पकड़ के पेल दिया। पैदल हो गया, घुड़सवार हो गया और आपके हाथी हो गए। और मैंने आपको अगर बताया था सिल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पैदल जो सेना थी इसमें 6 लाख सेना थी। कितनी सेना थी इसकी, 6 लाख सैनिक इसके पैदल थे। कितने, 6 लाख। 6 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। और अगर बात करें घुड़सवारी में
30,000 इसके पास क्या थे, घुड़सवार थे, और हाथियों की संख्या इसके 9,000 हो जाएगी। ये सब क्या है, 6 लाख है। पैदल उनकी संख्या 6 लाख, 30,000 किनकी संख्या थी, घुड़सवारों की संख्या थी, और जो आपके 9,000 हैं तो 9,000 इसके हाथी हो जाएंगे। 500 हाथी इसने सेल्यूकस निकेटर को भी दिए थे। अगर इसी बात करें गुप्तचर व्यवस्था की, किसकी, गुप्तचरों की, तो गुप्तचरों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो संस्था और एक संचार। जो एक जगह पर रह के गुप्तचरी करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, और जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करके यानी कि घूम घूम के जो मुखबरी करते थे उन्हें संचार कहते थे। तो संस्था क्या है, एक जगह पर रहकर गुप्तचर, एक जगह पर रहकर जो सूचना या गुप्त मुखबरी का काम करते हैं, तो एक जगह पर रहकर। और जो लोग घूम घूम कर यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर गुप्तचरी करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर, तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे उस समय, संचार कहते थे। अगर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो कृष्ट और अकृष्ट 2 भागों में कृषि योग्य भूमि को बांटा गया। कृष्ट क्या है, जो उपजाऊ भूमि थी, और जो अकृष्ट क्या है, तो जो अपने उपजाऊ भूमि उन्हें अकृष्ट कहा जाता था। तो कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया उस समय, 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपके होगा कृष्ट और अकृष्ट, दूसरा अकृष्ट। इसमें अर्थशास्त्र के अनुसार भी 2 भागों में कृषि को बांटा गया है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो चाणक्य की रचना है। तो कृष्ट क्या है आपका, कृषि योग्य भूमि है। किस योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि यानी कि जो उपजाऊ भूमि, मतलब उपजाऊ को ही कृषि कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं उपजाऊ, और जो आपकी अनुपजाऊ हो जाएगी वो अनुपजाऊ, वो क्या हो जाएगी, अकृष्ट भूमि हो जाएगी। और आप अगर बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, देवमात्रिक और अदेवमात्रिक। इसमें उपजाऊ और अनुपजाऊ का कोई चक्कर नहीं है भैया। इसमें है कि जो मौसम यानी कि जो मानसून जहाँ पर होता है वो देवमात्रिक कहलाते हैं, और जो बिना मानसून की भी उपजाऊ है वो अदेवमात्रिक कहलाती है। तो किसके अनुसार, कौटिल्य कौन थे भैया, चाणक्य कौन थे, विष्णुगुप्त, यानी कि सब इनकी नाम। और इनकी एक बुक थी, क्या नाम था उसका, अर्थशास्त्र, जिसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं थी, ये राजनीति की बुक थी। इसके अनुसार 2 भागों में, और इनकी जो इस बुक में किस काल की, मान लो अर्थशास्त्र में किस वंश की चर्चा मिलती है, तो मौर्य वंश की मिलती है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थी, इन्होंने ही उसे राजा बनने में मदद की थी उसकी। तो कौन कौन से हो जाएंगे 2 भागों में, एक देवमात्रिक हो गया आपका, और देवमात्रिक क्या है भैया, जो मानसून पर डिपेंड, जहाँ पर पानी बारिश अच्छी होती हो और मानसून से अच्छी खेती होती हो तो वो देवमात्रिक हो गई। और दूसरा अगर पूछ ले अदेवमात्रिक, अदेवमात्रिक क्या है, अदेवमात्रिक वह भूमि होगी, कैसी भूमि होगी अदेवमात्रिक, जो बिना मानसून की, जैसे मानसून की कोई बिना बारिश की भी अच्छी फसल हो रही है मान ली, जो मानसून पे डिपेंडेंसी नहीं रखती, वो क्या कहलाती है आपकी, अदेवमात्रिक कहलाती है। और अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत आया था मेगास्थनीज, जिसकी एक बुक थी इंडिका। उसमें यहाँ पर जो समाज था वो 7 भागों में विभक्त था। 4 वर्ण आपको पता चले होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऋग्वेद के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जाति के अनुसार पर 7 भागों में नहीं बांटा गया था, उनकी कर्म के अनुसार इंडिका में 7 भागों में डिवाइड किया गया था उस समाज को। किससे डिवाइड किया गया था, उस समाज को। और ये इंडिका किसकी पुस्तक थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बताऊंगा, ये मेगास्थनीज की पुस्तक थी। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो आपको ये चीज भूलनी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज आपके माइंड से निकल जाए। तो मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर हार गया था किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। उसी लिए इसने राजदूत भेजा था, और क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह भी इससे किया था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको बताया किसका था, जो नन्नों के समय आया था,
उस महान शासक का नाम सिकंदर, जो व्यास नदी नहीं पार कर पाया था और लौट गया था, उसका उसी का सेनापति। इसका एक और सेनापति था निर्याकस। यानी कि ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ चुकी होंगी और यहीं से मौर्य वंश आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृहदत्त, उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। अगर यहीं पर बात की जाए बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने एक दार्शनिक मांगा था और उससे क्या क्या मांगा था, उनसे क्या मांगा? एक दार्शनिक, एक मदिरा और एक अंजीर, ऐसा कुछ मांगा था। तो इस चीज को आप भी ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर आपका आज मौर्य वंश समाप्त होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण वंश, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या की। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? वृहदत्त का सेनापति था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या स्थापना की? शुंग वंश की, ब्राह्मण वंश की। यहीं पर कर्ण वंश भी हम लोग पढ़ेंगे, जो मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लूसेंट का निपटारा इस बार नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच।